सेक्शन 80D की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 80D जो कि डॉक्टर से रिलेटेड बातें करता है, ठीक है। मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस बोल दीजिए, मेडिक्लेम बोल दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस बोल दीजिए, सब चीजें एक ही है, ठीक है। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। कुछ चीजें और भी कवर है, तो सबको ध्यान से, इसका जो एग्रीगेट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा यूनिक है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। कहते हैं ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। सबसे पहली बात, ये डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है सिर्फ, ठीक है। इफ असेसी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। अब सेल्फ एंड फैमिली में कौन कौन आता है वो हम अभी बात करेंगे, तो इस टेबल को ध्यान से समझना। दो कैटेगरी बनाई है यहाँ पे। पहली कैटेगरी है एसएससी की, स्पाउस की और चिल्ड्रंस की। और चिल्ड्रंस कौन से? जो कि डिपेंडेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन कौन से? जो कि डिपेंडेंट है। दूसरी आती है बात पेरेंट्स की। पेरेंट्स दोनों ही केस में आएंगे, चाहे वो डिपेंडेंट है और चाहे वो इंडिपेंडेंट है। पहले तो ये बात बहुत क्लियरली समझ ले, क्योंकि होता क्या है, वो क्वेश्चन में लिखेगा माता जी का इंश्योरेंस करवाया, ब्रैकेट में लिख देगा डिपेंडेंट, इंश्योरेंस कराया ब्रैकेट में लिख देगा इंडिपेंडेंट, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान रहे, बच्चों के लिए डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो डिपेंडेंट हो, और पेरेंट्स के लिए डिडक्शन मिल जाएगी चाहे वो डिपेंडेंट हो और चाहे ना हो। क्लियर है? ओके। अब आइए सर अमाउंट में और आइटम्स में कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, ठीक है। एक सेकंड। Recording in progress. ओके, तो सबसे पहले बात करें एसएससी, स्पाउस और चिल्ड्रन की। इनके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम करवा सकते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी करवा सकते हैं आप इनके लिए, मेडिकल इंश्योरेंस, सीजीएचएस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इन दोनों की कंडीशन है कि इनका पेमेंट जो है वो अदर देन कैश होना चाहिए, कैश पेमेंट अलाउ नहीं है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो पेमेंट है वो किसी भी मोड में हो सकता है, समझ गए? ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस, सीजीएचएस किसी भी मोड में पेमेंट करो अदर देन कैश, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैसे भी करो। इन तीनों को मिला के जितना अमाउंट आपने पे किया है और 25,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो उतना आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप या स्पाउस कोई भी एक भी पर्सन सीनियर सिटीजन अगर हो गया तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50,000 की हो जाएगी। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। आप, स्पाउस और बच्चे, इनका मेडिकल इंश्योरेंस, इनका सीजीएचएस और इनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों चीजें मिला के टोटल अमाउंट और 25,000 रुपए जो भी कम हो। अगर सीनियर हुए तो 25 की जगह 50,000 रुपए, ठीक है। ओके, फिर पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप, सीजीएचएस अलाउेबल नहीं है। पेरेंट्स का सीजीएचएस अलाउेबल नहीं है, राइट। तो वो जितना अमाउंट आपने पे किया है रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और मैक्सिमम 25,000 रुपए, विच एवर इज लेस। अगर पिताजी या माताजी में से कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ तो लिमिट बढ़ के हो जाएगी 50,000। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ये दोनों का मिला के भी 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो कंडीशन है वो इंडिविजुअल भी और अलग अलग भी, मतलब पर्सनल भी 5,000 की लिमिट और एक्सटर्नल भी 5,000 की लिमिट, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझिए आप। मान लीजिए आपने पेरेंट्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया कितने रुपए का? 6,000 रुपए का। और खुद का हेल्थ चेकअप करवाया कितना रुपए का? 4,000 रुपए का। ओके, क्लियर है? ठीक है। तो पहले तो आपका हेल्थ चेकअप कितना एलिजिबल है? 4,000 में से 4,000 पूरा एलिजिबल है,
पहले इंडिविजुअल लिमिट देखिए, आपका हेल्थ चेकअप 4,000 में से 4,000 एलिजिबल है, यस। इनका 6,000 में से 5,000 एलिजिबल है, यस, ठीक है। अब पहले आपने अपनी डिडक्शन ले ली 4,000 की, तो इनको कितनी मिलेगी? सिर्फ 1,000 की, ठीक है। पहले आपने अगर अपने में 4,000 क्लेम कर लिए तो इनको कितना मिलेगा? सिर्फ 1,000, ओके, क्योंकि एग्रीगेट भी 5,000 ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये लिमिट इस 25,000 में भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ ये लिमिट इस 25,000 में भी इंक्लूडेड है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, जिसमें इंश्योरेंस अमाउंट भी आ जाएगा, सीजीएचएस भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। उन सबको मिक्सअप करके करवा देंगे। अभी आप समझ गए, इंडिविजुअल भी 5,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, मतलब पेरेंट्स के लिए 5,000 और खुद के लिए 5,000, और दोनों को लास्ट में मिलाएंगे तो भी 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोल दीजिए, यहां तक क्लियर है बात? ओके सर, अब आगे सुनिए। आगे का आगे सर, मेडिकल एक्सपेंसेस। अब मेडिकल एक्सपेंसेस की बात क्यों आई भाई? अगर तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस है तो मेडिकल एक्सपेंसेस की क्या से बात आ गई? वो तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसलिए बोला गया कि ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। हमने कहा सर मैं एक जवान आदमी, अगर आज मैं मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा तो क्या आप मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस की छूट दे देंगे? बताइए, तो गलती मेरी है कि मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया, या डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती आपकी है तो भी हम आपको छूट दे देंगे? क्या डिपार्टमेंट हमें छूट देगा? डिपार्टमेंट कहता है, दोबारा सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन मेरा, डिपार्टमेंट कहता है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाएंगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है, और जिसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है उसे हम एक्सपेंसेस की छूट दे देंगे। तो उसका कहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप इंश्योरेंस कराओ ही नहीं। उन्होंने ये ऑप्शन किसके लिए दिया सर? ओनली सीनियर सिटीजन के लिए। ये ऑप्शन किसके लिए दिया? सीनियर सिटीजन के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बड़ी एज में इंश्योरेंस करना बंद कर देती है, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है ना, 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर जो चले जाते हैं, उनके लिए मेडिकल कंपनियां इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, राइट। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन चलाया गया। आई बात समझ में? बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, ये नहीं है, आपका इंश्योरेंस हो नहीं सकता, ये रीजन है। आई बात समझ में? हाँ जी, बात समझ में आ गई। मेडिकल एक्सपेंसेस को क्यों कंसिडर किया गया कि भैया आपका इंश्योरेंस हो नहीं सकता, इंश्योरेंस कंपनियां कहती है भैया बुढ़ापे में हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हमारा क्लेम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्लेम नहीं है तो आपका जितना खर्चा होगा वो, या 50,000 रुपए, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन होते और इंश्योरेंस करवाते तो आपको डिडक्शन कितनी मिलती? 50,000। तब भी तो 50,000 मिलती ना, तब भी तो 50,000 मिलती। तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस की नहीं तो खर्चे की ले लो, 50,000 की छूट देनी हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो आगे बात समझ में? हाँ जी, बात समझ में आ गई क्या? इस पॉइंट पे रिप्लाई देते रहना क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। आर्य, मैं बार बार नहीं कहूंगा आर्य। एक सेकंड होल्ड करना ना, एक अर्जेंट कॉल है, एक सेकंड होल्ड।
हाँ जी, सॉरी फॉर इंस्ट्रप्शन। सीएमए बोलता, उन्होंने कोई एक वीडियो बनाया है सीएमए की जानकारी के बारे में, हरिंदर पारेख जी ने, राइट। तो मैं आपको भी शेयर करूंगा, आप भी देखिएगा, आगे आएंगे। हाँ जी, सिद्धि पूछ रहे हैं सर ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं इनका भी पेमेंट नहीं, इसके लिए मोड कोई प्रिफर नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई मोड प्रिफर नहीं किया गया है। ओके, चलिए अब सुनिए सर आगे। हमें कहा गया कि भैया अगर आप सीनियर होते तो वैसे भी तो 50,000 मिलने थे, तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस नहीं तो मेडिकल एक्सपेंसेस सही, तो जितने एक्सपेंसेस हुए वो या 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतने की रकम। अब सवाल एक उठता है यहाँ पे कि माताजी और पिताजी, आप एक बार ऐसे समझिए, माताजी और पिताजी, माताजी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो क्या आप उनकी डिडक्शन यहाँ लेंगे? बोलिए, क्या आप उनकी डिडक्शन यहाँ, माताजी का इंश्योरेंस है और वो सीनियर सिटीजन, आप ये मान लीजिए, तो क्या आप उनकी डिडक्शन यहाँ लेंगे? हाँ सर। तो मान लीजिए माताजी के रिगार्डिंग आपने 35,000 रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था और 35,000 की डिडक्शन ले ली। अब बात आई है पिताजी की। पिताजी साल के हैं, पिताजी 70 साल के हैं और उनका इंश्योरेंस नहीं है, पिताजी 70 साल के और उनका इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या होगा भाई? तो आपने उनकी डिडक्शन यहाँ लेनी चाहिए। आपने कहा सर 40,000 का खर्चा किया, यहाँ डिडक्शन दे दो। तो सवाल ये आता है कि क्या आपने इस वजह से ज्यादा फायदा नहीं उठा लिया? जो हमारी लिमिट थी, जितना फायदा हम आपको देना चाह रहे थे, क्या आपने उससे ज्यादा नहीं उठा लिया? तो इसलिए कहा कि टोटल जो डिडक्शन है दैट शुड बी ओनली 50,000। तो ये 35 प्लस 40 मिला के भी 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में? आप लिखेंगे वहां पे कि 35,000 एलिजिबल है, यहाँ पे लिखेंगे कि 40,000 एलिजिबल है, और नीचे लिख देंगे रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मैक्सिमम। आगे बात समझ में? इंडिविजुअली नहीं देखेंगे सर, इंडिविजुअली मतलब माता का और पिता का दोनों का 50-50 ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, तो बहुत हो जाएगी ना, माता का, पिता का, खुद का, वाइफ का, बच्चों का। नो, इंडिविजुअल नहीं है। इन तीनों के ग्रुप की लिमिट 50,000, इन दोनों के ग्रुप की लिमिट 50,000। क्लियर है सर? हाँ जी? मैं ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैं कैश में पेमेंट कर सकता हूँ, बट मेडिकल इंश्योरेंस और CGHS मैं बैंक पेमेंट ही करनी पड़ेगी, मतलब अकाउंट पेमेंट। ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। ठीक। चलिए सर, ये तो बात हुई इंडिविजुअल की। एचयूएफ में क्या होगा? अब एचयूएफ में तो असेसी और पेरेंट्स नहीं होते। समृद्धि कह रहे हैं सर मीनिंग प्रेजेंट पेरेंट्स की 50,000 एंड एसएससी, हाँ पेरेंट्स की 50,000, एसएससी स्पाउस एंड बच्चों की 50,000, राइट। ठीक है, हाँ जी सर। एचयूएफ के अंदर तो क्या होता है सर, इसमें तो पेरेंट्स या स्पाउस या बच्चे ऐसा कुछ होता नहीं है, एचयूएफ तो एक ही है। तो क्या बोला गया, एचयूएफ में जितना खर्चा हुआ वो और 25,000 रुपए जो भी कम हो, अगर कोई भी पर्सन एचयूएफ का जो मेंबर है वो अगर कोई भी सीनियर हुआ तो लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। पेमेंट वाला सेम सिस्टम वही है, मेडिक्लेम और सीजीएचएस के लिए कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए और बाकी के लिए कैश पेमेंट चलेगा। सर इसमें कुछ मेंबर सीनियर हो, कुछ मेंबर ना हो, फिर? अरे एक होते ही हो जाएगा ना। अभी तो ऊपर क्या किया था हमने, ऊपर भी तो ये बोला था कि एक मेंबर सीनियर होते ही लिमिट बढ़ जाएगी। सारे मेंबर का सीनियर होना जरूरी नहीं है। चलिए, दिस डिडक्शन इज अलाउड टू नॉन रेजिडेंट, ये पॉइंट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें ही नहीं, बाकी सारी डिडक्शन के अंदर भी जहां जहां पे ये लिखा हो ना कि नॉर्मल को इतना, सीनियर को इतना, नॉर्मल को इतना, सीनियर को इतना, राइट, जहां जहां पे ये लिखा है वहां पे वो सीनियर वाला जो एडिशनल बेनिफिट है वो कभी भी नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 25,000 और 50,000, तो अगर नॉन रेजिडेंट होगा ना तो उसके लिए 25,000 ही है, चाहे वो सीनियर हो या ना। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के लिए 25,000 ही है, चाहे वो सीनियर हो या ना। ऐसा ही आगे एक और सेक्शन आएगा, ऐसा ही आगे एक और सेक्शन आएगा, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा छूट मिलती है।
बट अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो फिर सीनियोरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए सीनियोरिटी बेनिफिट नहीं है। ओके, तो अगर बंदा नॉन रेजिडेंट हुआ तो 25,000 तक की ही छूट मिलेगी, फिर वो चाहे सीनियर हो और चाहे सीनियर ना हो। बोलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है, इस बार मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, इनमें सारी बातें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाइए। डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, यहां से ही वर्ड सुन लेना, डिपेंडेंट। जरूरी नहीं है आगे रिश्तेदार के आगे डिपेंडेंट लिखा हो, ये बात यहीं से सुन लेना। आप बोलोगे सर बेटे के सामने डिपेंडेंट नहीं लिखा, भाई के सामने डिपेंडेंट नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं है। जब पहली लाइन में ही लिख दिया कि डिपेंडेंट होना चाहिए तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ओके, किसको छूट मिलेगी सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। ठीक है, डी मतलब डिपेंडेंट और डी मतलब डिसेबल्ड। तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड, अगर एसएससी का कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो उसकी टेक केयर करेगा एसएससी। अब टेक केयर करने की देखो कोई वैल्यू नहीं होती, होती है क्या? आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं, उसकी दवाई ला के दे रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? मतलब आप उसको मेजर कर सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं सर, उसकी आप टर्म्स ऑफ मनी इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बोल सकते हैं अपन, वो इनक्रेडिबल है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ मनी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते उसकी। तो दैट्स वाई बोला गया कि यहाँ पे आपने कितना खर्चा किया इट डजंट मैटर, आपने कितना खर्चा किया इट डजंट मैटर। आपको 75,000 का फिक्स डिडक्शन दे दिया जाएगा अगर आप अपने डिपेंडेंट की सेवा कर रहे हैं तो, समझ गए? अगर आपका डिपेंडेंट सीवियरली डिसेबल्ड है, सीवियर डिसेबिलिटी मतलब होता है 80% ऑफ मोर, या तो 80% और मोर। ठीक है, तो 80% ऑफ मोर सीवियर डिसेबिलिटी में कवर होता है। और अगर डिपेंडेंट सीवियरली डिसेबल है तो आपको 75,000 की जगह 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये भी फिक्स है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। आपने 1 रुपए का खर्चा किया हो चाहे 1,00,000 का खर्चा किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन तो इतनी ही मिलने वाली है। इज दैट क्लियर बेटा? अब आइए सर, कौन कौन रिश्तेदार कौन, प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा 80%? और बेटा प्रैक्टिकली पता नहीं चलेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन डॉक्टर सर्टिफिकेट। डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होगा उससे चलेगा। ठीक है, हम किसी को देख के नहीं बता सकते कि ये 40% डिसेबल्ड है या 80% डिसेबल्ड है या 90% डिसेबल्ड है, राइट? ओके, आगे आइए सर, डिपेंडेंट मतलब कौन है ना, रिश्तेदार में कौन? तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो स्पाउस। अब आपने एक बात गौर की, हर जगह जब फैमिली लिखा हुआ था तो ऐसा लिखा था एसएससी प्लस स्पाउस प्लस बच्चे, ऐसे लिखा था। हर जगह फैमिली का मतलब एसएससी प्लस स्पाउस प्लस बच्चे, ऐसा लिखा था। पर यहाँ पे एसएससी वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे सीधा स्पाउस से शुरुआत की गई है। तो इसका मतलब अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड हुआ तो यहाँ नहीं आएगा। हाँ जी, अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड हुआ तो यहाँ नहीं आएगा, पक्का? 80U में आएगा ना सर वो? अच्छा, चलो भाई, इन्होंने कहा 80U, हम मान लेते हैं 80U में आएगा सर, बस। ठीक है सर, तो वो 80U में आ जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सर स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर है, राइट? अरे डी में नहीं आएगा नालायक सर, 80D में आएगा। डी में डिसेबल थोड़ी आता है। अभी डी तो पढ़ के आए हैं, डी में कहाँ आएगा? आओ आगे सर, एचयूएफ में कोई भी फैमिली मेंबर, आई होप क्लियर है। डिसेबिलिटी की कुछ मीनिंग दे रखा है, ब्लाइंडनेस, लो विजन मतलब अंधा हो, कम दिखता हो, या और कोई इंटरनल बीमारियां हो, कम सुनता हो, बहरा हो, एक्सेट्रा। ठीक है, पर इन पे आपको
इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। सीवियर होगा तो लिखा हुआ रहेगा, और अदरवाइज इनमें से लिखा हो तो आप वैसे समझ जाएंगे कि है। तो सर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि सीवियर है या फिर नॉन सीवियर है, बस इतना लिखा है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल का, क्वेश्चन बताता हूँ आपको, हमने जो एग्जाम दिया था ना उसमें एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल के, उसमें जैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग, अब क्या आप अपनी एक प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन देखो क्या होता है, ऐसा होता है क्वेश्चन, 2 लाइनें लिखी हुई रहती हैं जिसमें एसएससी का नाम वगैरह वगैरह, और फिर सारी डिटेल होती है कि ये इनका ये पेमेंट है, ये ऐसा राइट, और ये करना है आपको, ध्यान से सुनिए। ऊपर 2-3 लाइनों में इंट्रोडक्शन होता है कि मिस्टर एक्स यहाँ रहने वाले हैं, इनका ऑफिस यहाँ है वगैरह वगैरह, और बीच में कुछ इंफॉर्मेशन होती है प्रैक्टिकल, और नीचे होता है कि आपको क्या करना है, ऐसा ही होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया और उसमें स्टार्टिंग क्या लिखा था कि मिस्टर एक्स, ठीक है, ए ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स ए ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, हैव एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ दिस, ऐसे पूरी कहानी लिख दी और पीछे नीचे सारा डेटा दे दिया। अब हमारा ध्यान कहाँ होता है कि जल्दी से क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन करें, तो बहुत से बच्चों ने उस टाइम क्या गलती करी कि पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, पर पहली लाइन भूल गए कि वहां पे क्या लिखा था कि वो ब्लाइंड पर्सन है और उसको 80 यू में छूट मिलनी चाहिए थी, पर वो तो पहली लाइन में उन्होंने लिख दिया एज सिंपल थ्योरी के रूप में, तो किसी के माइंड में नहीं आया कि उसको भी कंसिडर करना है, समझ गए। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे पढ़ते टाइम पे उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। समझ गए, यस। अच्छा, कुछ नहीं मेंशन है कि सीवियर है या नॉन सीवियर है तो आप 75,000 लेके चलेंगे, राइट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप 75,000 लेके चलिए। आगे जाइए सर, सीवियर डिसेबिलिटी। तो एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम 1 और मोर डिसेबिलिटी, 80% और मोर डिसेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर डिडक्शन एसएससी हैज टू सबमिट ए मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा डिसेबल्ड है, मेडिकल रिपोर्ट बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो एक बार एक चीज और बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि एक पर्सन है और पहले वो डिसेबल्ड ही था, सीवियर डिसेबिलिटी में नहीं था, ठीक है, तो उसको हर साल वो डिडक्शन मिलती जा रही है, 75,000 75,000 75,000। अब मान लीजिए वो और डिसेबल्ड हो गया, तो क्या अब वो चेंज कर सकता है डिडक्शन? क्या अब वो सीवियर हो गया तो क्या अब वो डिडक्शन बदल सकता है? बताइए। यस, उसको नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यू करवाना पड़ेगा, और ही कैन क्लेम एडिशनल डिडक्शन। यहां तक सभी फाइनल कमेंट कर दो, समझ में आ गया क्या? आ गया, ओके। चलो आगे आइए सर, 80 डीडीबी। डीडीबी क्या कह रहा है? डीडीबी कह रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, ठीक है। आपने अगर किसी अपने डिपेंडेंट का इलाज करवाया, आपने अगर किसी डिपेंडेंट का इलाज करवाया और वो स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित है, तो उसके लिए आपको छूट मिल जाएगी 80 डीडीबी में। इंडिविजुअल और एचएफ को मिलता है, और यहाँ पे ये पॉइंट स्पेशली याद रखना, इसमें कुछ ट्रिक है, इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एसएससी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। एसएससी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एसएससी रेजिडेंट होना चाहिए। आगे मैं पूछूंगा आप, ठीक है, क्यों पूछूंगा उसका भी मैं आपको बताऊंगा रीजन। If any expenses incurred on medical expenses or treatment of specified disease for self and family member, खुद के लिए भी और फैमिली मेंबर के लिए, दोनों के लिए सेक्शन एप्लीकेबल है। कितना सर? एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आप करोगे वो, या 40,000, दोनों में जो भी कम हो उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन किसको होना है, एसएससी को या पेशेंट को?
बोलिए, एसएससी को या उसको, पेशेंट को? पेशेंट को। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पेशेंट का देख रहे हैं, ना कि एसएससी का देख रहे हैं। तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1 लाख की रिडक्शन मिल जाएगी। आगे आ जाइए सर, अगर आपको कोई अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है या एम्प्लॉयर से मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप बीमार हुए, आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट में लग गए 45,000 रुपए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 45,000 और 40,000, विच एवर इज लेस, कितना हुआ, 40,000, राइट? सही है। 45,000 का आपने खर्चा किया खुद के ऊपर, खुद की ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज के ऊपर, ठीक है, और उसमें 40,000 की आपको रिडक्शन मिली। अब पता चला कि एम्प्लॉयर ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको रियम्बर्स किए 20,000 रुपए, कि 20,000 रुपए मैं दूंगा आपको, तो इनकम टैक्स वालों का भी हक बनता है कि वो 20,000 की रिडक्शन कम कर दे आपकी, कि भैया तुम्हारे 20,000 रुपए लगे कम है, तो फिर हम तुम्हारे 20,000 रुपए कम कर देते हैं। समझ गए? तो बुक में कैसे करते हैं पहले मैं बता देता हूं। बुक वाले करते हैं कि सर एक्चुअल में से भी 20 कम कर दो और मैक्सिमम में से भी 20 कम कर दो और फिर कंपेयर कर लो, और हम कहते हैं पहले कंपेयर करके लेस कर दो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए आगे सर, फैमिली का मतलब क्या है? सेल्फ तो है ही, खुद तो है ही, फैमिली का मतलब है सर स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सारे डिपेंडेंट होने चाहिए तो ही है, वरना नहीं है। एचएफ के केस में सर फैमिली मेंबर कोई भी हो चलेगा। ये वाला पॉइंट दोबारा इंपॉर्टेंट मान लीजिए, दिस डिडक्शन इज अलाउड फॉर नॉन रेजिडेंट डिपेंडेंट। अब यहां से सुनना ध्यान से, ऊपर क्या लिखा था, रेजिडेंट, और नीचे लिखा है नॉन रेजिडेंट। अगर एसएससी रेजिडेंट है, अगर एसएससी रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले ये बताओ। अगर एसएससी रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? ध्यान से सोच समझ के बताना, एसएससी रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो करने लग गए ना, गलती करने लग गए ना, नहीं मिलेगी। अरे लिखा है ना, हु इज एलिजिबल, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि रेजिडेंट हो। गलत गलत गलत, नहीं मिलेगी। एसएससी रेजिडेंट है तो मिलेगी, एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगी। दोबारा क्लियर कर लो, एसएससी रेजिडेंट है तो मिलेगी, एसएससी नॉन रेजिडेंट, अभी डिपेंडेंट पे मत जाओ, अभी डिपेंडेंट पे मत जाओ, अभी डिपेंडेंट पे मत जाओ, पहले सिर्फ बात आओ, अभी पहले एसएससी की बात करो। एसएससी को डिडक्शन मिलनी है, एसएससी रेजिडेंट है तो मिलेगी, नॉन रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगी। पहले बताओ, ये बात क्लियर है क्या? मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा बिल्कुल, आप भागते हो, आपको पूछते हैं ये, आप बताते हो वो, ये नहीं करना, फिर पता चलता है इसमें भी दिक्कत है। पहले एक तो चीज क्लियर करो, ए पूछेंगे तब बी बताएंगे, फिर बी पूछेंगे तो बोलेंगे सर ए में डाउट आ रहा है, तो पहले एक क्लियर करो। एसएससी रेजिडेंट है तो यस, एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो नो, किस्सा ही खत्म। तो ये तो एसएससी की बात है, तो मिलना या ना मिलना एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट, पेशेंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, अमाउंट, समझ गए? पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट। और अगर पेशेंट रेजिडेंट है, अगर पेशेंट रेजिडेंट है तो अमाउंट 40,000 या 1 लाख, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर पेशेंट रेजिडेंट है तो अमाउंट 40,000 या 1 लाख, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सीनियोरिटी बेनिफिट मिलता है, रेजिडेंट को सीनियोरिटी बेनिफिट मिलता है ना। तो पेशेंट अगर रेजिडेंट है तो 1 लाख, रेजिडेंट सीनियर है तो 1 लाख, और रेजिडेंट नॉन सीनियर है तो 40,000, कोई बात नहीं। बट अगर पेशेंट नॉन रेजिडेंट है
तो क्या 1 लाख वाली छूट मिलेगी? नहीं, 40,000 की मिलेगी। तो इसका मतलब छूट तो मिलेगी पर 40 की मिलेगी। तो इन शॉर्ट क्या मैं ये कह सकता हूं कि एसएससी के स्टेटस पे मिलना या ना मिलना और पेशेंट के स्टेटस पे अमाउंट डिसाइड होता है। बोल दो। सर एग्जाम्पल के साथ कराओ ना सर इसको। लिखो वहां पे, अपने हाथ से लिखो, अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी आपको अच्छी लगती है वहां लिखो। डिडक्शन मिलना या ना मिलना एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, ऐसा लिखो। चाहे हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, जो आपको मारवाड़ी लिखो, जो लिखना है वो लिखो। डिडक्शन मिलना या ना मिलना एसएससी के स्टेटस पे डिपेंड करता है। रिडक्शन मिलना या ना मिलना एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। कब? अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा ये पेशेंट के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। आगे ये लिख दो, अमाउंट कितना होगा ये पेशेंट के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। लिख लिया? यस सर। ओके। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? फिर है? ओके, आगे आइए सर। सेक्शन 80E, सेक्शन 80E बहुत नॉर्मल सा सेक्शन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, रीड ओनली कंसेप्ट में ले लो इसको। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए तो आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कितनी? अब सर ये तो पढ़ाई का काम कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा, तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए लिए। अच्छा, यहाँ पे मेन पॉइंट चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पढ़ा हुआ है ना पहले, किसकी पढ़ाई, किसकी पढ़ाई की बात चल रही है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, किसकी पढ़ाई की बात चल रही है? और अरे किसकी, आफ्टर 12th नहीं, अरे क्या बात है बेटा, रिलेवेंट आंसर दिया करो, इररिलेवेंट आंसर मत दिया करो। पूछा क्या जाता है आप बताते क्या हो, ये सबसे खतरनाक है।
ओके आइए, असेसी, स्पाउस और तीनों है कवरेज। लोन कैन बी टेकन फॉर सेल्फ, फॉर स्पाउस, फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, स्पाउस, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। और वो स्टूडेंट जिनके लिए आप गार्ड, मतलब मान लीजिए किसी को आपने एज ए लीगल गार्जियन आपको अपॉइंट किया गया है, तो वो उनके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। समझ गए? ओके। लोन जो आपने लिया है वो हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। छूट कितनी मिलेगी? जितना इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है उतने की छूट मिलेगी। इंटरेस्ट पे कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट हो सकता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिमिट है तो टाइम की लिमिट है। कितने साल? 8 साल। कि भैया ऐसी कोई भी हायर एजुकेशन नहीं है जो 8 साल से ज्यादा का समय लेती हो। होता है क्या? ऐसी कोई हायर एजुकेशन है क्या जो 8 साल से ज्यादा का समय लेती है? सर हम्म। जो एजुकेशन लोन है उसमें तो ये रहता है, जब तक उसकी एजुकेशन चल रही है तब तक तो पेमेंट नहीं करना होता, वो बंदा उसके बाद पेमेंट करता है जिसने लोन लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा तो हो। उसमें तो 8। जरूरी हाँ नहीं है ऐसा हो। सर, मोस्टली मतलब कोई, मतलब मान लो मुझे एजुकेशन लोन लेके बाहर जाना है, तो जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी मेरा पेमेंट स्टार्ट नहीं होगा। मेरी पढ़ाई के बाद मेरी जॉब लगती है, पेमेंट स्टार्ट होता है। हम्म। उसमें तो 8 साल से ऊपर जा सकता है या नहीं? क्या 8 साल? किस चीज से 8 सर साल, ये ये है ना बताओ। डिडक्शन। क्या किस चीज के 8 साल? पहले ये बताओ, हमने क्या पढ़ा? 8 साल किस सर चीज के? लोन लेने से मैंने ये वहाँ पढ़ा हमने। सर 8 डिडक्शन इज अलाउड ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। ठीक है सर। पहले समझो तो सही, पढ़ क्या रहे हैं। अगर समझोगे गलत तो डाउट ही गलत आएगा। आपने बोला कि पेमेंट का, इंटरेस्ट का पेमेंट होना जरूरी है तो ही डिडक्शन। तो वो पेमेंट चाहे लोन लेने से हो, चाहे वो 2 साल बाद हो, चाहे वो जॉब लगने के बाद हो, 8 साल हम डिडक्शन देंगे आपको पेमेंट की। ओके, ठीक है। ऐसी कोई हायर स्टडी है जो बाद 8 साल से ज्यादा भी आपको परेशान करें, या फिर आप 8 साल तक लोन ना चुका पाए, ऐसा कुछ है? नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर आप लेट कर रहे हो तो फिर आपका फॉल्ट है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। कितना रिडक्शन मिलेगा सर? जितना किया गया है उतना रिडक्शन मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट रिगार्डिंग, राइट। प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं उसकी छूट नहीं मिलेगी। ओके, किसी को कोई डाउट है? 80E तक बोल दो। चलिए आगे आइए। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस। अब सर रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोन तो हम पढ़ चुके हैं, बताओ कहां पे? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस, ये तो पढ़ चुके हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस, इसकी छूट तो हम ले चुके हैं सर ऑलरेडी। कहाँ ले चुके हैं? हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, कहाँ ले चुके हैं? बिल्कुल, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। बिल्कुल सर, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या ये डबल डिडक्शन की बात हो रही है या क्या हो रही है। ध्यान से सुनिए, ये एक्चुअली सेक्शंस क्यों लाए गए, मैं पहले थोड़ा आपको उसको बैकग्राउंड बता दूं। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि सर 2022 तक हम सबको घर देंगे। 2022 तक हम सबको घर देंगे। घर देने का मतलब है कि भैया हम आपको लोन सस्ता दे देंगे, हम आपको सब्सिडी देते हैं। आपको लोन पे सब्सिडी मिलती है 2.67 लाख तक, अगर आपको पता होगा तो। प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY में।
2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब जितना आपका लोन होता है, लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है, उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इतने रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, राइट। 26380 261 261 सर 267 380 मिलती है टोटल। अच्छा, अभी 380 लिया है रुपए, सर, इस वजह से पता है। 380 रुपए और मिलते हैं भैया, नुकसान मत करो, लिख लो, नुकसान मत करो। ठीक है। अभी अभी लिया है सर, इस वजह से पता है मुझे भी। गवर्नमेंट 2,67,000 भेजें तो बोल देना सर 380 रुपए हमारे बाकी हैं, वो भी भेज दो, वरना हम कोर्ट में चले जाएंगे। ओके, चलिए कंडीशन पे आएंगे सर इंडिविजुअल को मिलेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, इंडिविजुअल को मिलेगा। यहाँ पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होना चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लोन शुड बी सैंक्शन, अब ये बड़े ध्यान से सुन लेना, लोन शुड बी सैंक्शन इन प्रीवियस ईयर 16-17, मतलब स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए ये सेक्शन लगेगा जो 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ है जिनका, ठीक है। लोन अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 35 लाख, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो लोन आप नया जो आप घर परचेज कर रहे हैं, उस दिन पहले से आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया हम फायदा उनको थोड़ी देना चाह रहे हैं, हम फायदा उनको नहीं देना चाह रहे जिनके पास ऑलरेडी घर है। हम तो चाहते हैं जिनके पास घर ना है, जो किराए के घर में रहते हो, उनका अपना घर हो जाए। तो ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास कोई घर पहले से नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो उनको सर हर साल ये छूट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जितना वो इंटरेस्ट पे करेंगे वो, और 50,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो। तो सर मान लो कि मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 1,70,000 रुपए, ठीक है, पहले साल का मेरा इंटरेस्ट बन रहा है सर 1,70,000 रुपए। तो यहाँ तो 50,000 ही मिलेगी। क्या मैं 24B ले सकता हूँ? बोलिए, क्या मैं 24B ले सकता हूँ? डेफिनेटली 24B ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 24B भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, पर कॉमन अमाउंट के लिए नहीं ले सकते। कॉमन अमाउंट के लिए नहीं ले सकते। कॉमन अमाउंट के लिए नहीं ले सकने का मतलब क्या है, आपका इंटरेस्ट 1,70,000 रुपए, आपने 24B में लॉस क्लेम कर लिया, आपने कह दिया 24B में 1,70,000 रुपए लेस और किस्सा खत्म, तो फिर आप ये सेक्शन नहीं ले पाएंगे, फिर आप ये सेक्शन नहीं ले पाएंगे, समझ गए। पर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है 2,20,000 रुपए और 24B में आपको मैक्सिमम छूट मिली है एज सेल्फ ऑक्यूपाइड कितनी, 2 लाख रुपए की, तो 20,000 रुपए की छूट आप यहां ले सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी, बात समझ में आ गई। वैल्यू ऑफ हाउस HDB है क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू है, परचेज प्राइस है यहाँ पे, HDB नहीं है, परचेज प्राइस है, आपने कितने में खरीदा कर। ओके, तो घर 50 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, लोन 35 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो 50,000 तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन देने को हम आपको तैयार हैं। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, साथ ही साथ एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। सर ATE में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखेंगे क्या? डबल ई में नहीं देखेंगे। डबल ई में बोल रहे हैं क्या, या हाउसिंग लोन में बोल रहे हैं, या इसमें एजुकेशन में बोल रहे हैं? हाउसिंग लोन या एजुकेशन में, एजुकेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि जहां पे भी कुछ लिखा ना हो वहां पे नहीं देखना है, जहां पे स्पेशली बोल दे कि रेजिडेंट ही, वहां पे देखना है। ओके सर। कौन सा पढ़ा था लास्ट? 80। हाँ ठीक है, हाँ जी, 80EEA में आइए। 80EEA ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउसिंग है, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी ही है। तो सर ये तो ट्रिपल सेक्शन हो गया, पहले 24B आ गया, फिर 80E आ गया, डबल ई आ गया, सॉरी। तो ये तो ट्रिपल सेक्शन हो गया। नहीं, ध्यान से सुनिए, पहले ही कह दिया कि सर इंडिविजुअल आएंगे, पर जो 80EE में आ गए वो यहाँ नहीं आएंगे, जो 80EE में आ गए वो यहाँ नहीं आएंगे, तो सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, 80EE वाले यहाँ नहीं आएंगे भैया,
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सर लोन सैंक्शन ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 टू 2021, 2019 से 2021 के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। पहले ये लिमिट थी 2020, ठीक है, फिर इसको बढ़ा के किया गया 2021। ओके, तो 2021 तक अगर किसी का लोन पास हुआ है इस पीरियड के दौरान, और इसमें देखो अब यहाँ पे चेंज किया गया है, यहाँ पे कंडीशन चेंज की गई है। स्टाम्प ड्यूटी है घर की, वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहां पे वैल्यू थी, मतलब परचेज प्राइस थी, और यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है। दोनों बातों में फर्क है, तो ध्यान रखना। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस assessee should not own any house on date of sanction of loan। जब आप ये लोन ले रहे हैं उस दिन आपके पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिडक्शन इज अपार्ट फ्रॉम 24B। 24B में आप ले सकते हैं, उसके अलावा जो बचेगा वो यहाँ ले लीजिए, चलेगा, ठीक है। जितना आप इंटरेस्ट आपका होगा वो, और जितना अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, उतने की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो आप 24B के साथ 80EE ले सकते हैं, और 24B के साथ 80EE ले सकते हैं। 80EE और 80EE एक साथ नहीं ले सकते। सर हम्म, सर 80EE और 80EE तो सर साथ में मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनके पास ये पहले से कंडीशन घर होनी चाहिए। हाँ सर, हाँ, सर ये तो मिल ही नहीं सकती। अरे भैया मिल नहीं सकती, पर इतनी डिटेल कोई पढ़ता नहीं ना, सिर्फ रटा हुआ हो किसी का कि 80EE में 50,000 मिलती है, ईए में 1,50,000 मिलती है, वो दोनों क्लेम मार दें तो इसलिए लिखना पड़ता है साफ शब्दों में। सर इसमें लिखा है वो नॉट एलिजिबल फॉर 80EE के लिए। तो क्या करें, काट दें? क्या सर? क्या करें, लिखा हुआ है तो, अब लिखा हुआ है तो क्या सर मैं करें? तो ये पूछ रहा हूँ कौन एलिजिबल नहीं है 80EE के लिए। ऐसा लिखा है कौन एलिजिबल नहीं है? अरे उसके लिए लिखा है इंडिविजुअल हु नॉट एलिजिबल फॉर 80EE। पूरा कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ो। इंडिविजुअल वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हु नॉट एलिजिबल फॉर 80EE, वो यहाँ है। वो तो मान गया सर, मैं वही पूछ रहा हूँ वो कौन से इंडिविजुअल है। समझा नहीं मैं आपकी बात। सर आप कह रहे कौन से आप पर्सन कह है? रहे हो 80EE, आप कह रहे हो 80EE एक्स को मिलता है, वाई को नहीं मिलता। मैं पूछ रहा हूँ वाई है कौन, उसको क्यों नहीं मिलता? वो क्यों मिलता है 80EE, पहले ये बताओ। 80EE क्यों मिलता है? किसको मिलता है 80EE? बोलो भाई, 80EE किस किस? सर जिसने 16-17 में लोन लिया हो और उसके पास पहले कोई घर नहीं हो। पंकज यही है क्या? हाँ सर। तो एलिजिबल कौन नहीं है? जिसने उसके बाद घर लिया हो। फिर इसमें क्या पूछने वाली बात? सर एक और चीज इसका, सर एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जिसमें अपने पहले एक 24B में अपन ने डिडक्शन दिया कुछ, और बाकी डिडक्शन इसने यहाँ पे 80EE या 80EE में ले लिया बच्चा वो। हाँ, तो उसका क्या करना है? एक प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूँ, एक आप प्रैक्टिकल करवा दो सर, मतलब सुनो मेरी बात, नॉर्मल सुनो। एग्जांपल से। नहीं, सुनो मेरी बात। देखो, हर सेक्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जरूरी नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, आप उसका क्वेश्चन ढूंढ क्वेश्चन में करवा दो। ठीक है सर। क्योंकि मैं एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ, मैंने एग्जाम्पल कोट कर दिया है। अब हर चीज का मैं पहले क्वेश्चन ढूंढने जाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप क्वेश्चन लेके आओ, आंसर मैं करूँ। ठीक है सर। ठीक है, और क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ वर्ड्स में मत जाया करो, वरना वर्ड्स में ही उलझ जाओगे। वर्ड्स में जाने लग गए, वर्ड्स में ही उलझ। सर इसमें हु नॉट एलिजिबल फॉर 80EE, इसका मतलब क्या है? तो ये तो दिमाग लगाओ ना कि जो वहां पे एलिजिबल नहीं है वो यहाँ आ सकता है।
जो वहां एलिजिबल आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये लिया तो वो नहीं, वो लिया तो ये नहीं। ठीक है। अंशु कह रहे हैं कि सर 2016-17 में किसी ने अगर 16-17 में और 19-20 में दोनों में लिया हो तो दोनों में लिया हो तो एक छूट मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि वहां वाले यहाँ आती नहीं है, तो दोनों में से लिया हो तो भी एक में ले सकते हैं। ऊपर वाला ही मिलेगा ना सर, ये मिलेगा नहीं क्योंकि उसके पास पहले एक हाउस प्रॉपर्टी आ गई है, तो ऑलरेडी कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक हो गया ना, कंडीशन ही हो। क्लियर है? चलिए भी आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर बाकी करेंगे कल।